चलो एक बेहतरीन चैप्टर रिवाइज करते हैं आपके एग्जाम के लिए। एंड सर एक मोटिवेशन की बात करूँ तो ये आ जाता है चैप्टर 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, कभी तो 8 मार्क्स से चला जाता है। 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर के रिवीजन। सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 7 के, सब सेक्शन 1 को देखते हैं। सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर रिवीजन कर रहे हैं हम तो जल्दी जल्दी करेंगे। सप्लाई इंक्लूड सर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंट, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजेबल। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजेबल फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजेबल फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करके जरूर जाइएगा। इसके बाद कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक छोटा सा वो दे रखा डायग्राम, उसको इग्नोर करते हुए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 4 मार्क्स तक का आ जाता है। एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन अ इंडिविजुअल। दोबारा, एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर और कंसिडरेशन फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सर यहाँ पे क्या लिखा है सर? फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन का होना, प्रेजेंट होना भी जरूरी है। एक्टिविटीज सर ट्रांजेक्शन बोला विद अदर देन इंडिविजुअल, मतलब कौन आता है सर इसमें? देखो एग्जांपल में क्या लिखा है सर? एसोसिएशन और क्लब। मतलब अगर एसोसिएशन और क्लब ने कोई कंसिडरेशन रिसीव करा है फॉर अ ट्रांजेक्शन तो वो क्या माना जाएगा? वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर सर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स का बेहतरीन क्वेश्चन आता है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर क्या बोल दिया इसने? वेदर और नोट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर हमने इंपोर्ट करा कोई सर्विस। सर याद रखिएगा जरा, मेरी बातों को ध्यान सुनिए, भावुक ना हो। सर्विसेज की बात हो रही, गुड्स की बात बोला, गुड्स वर्ड यूज करा नहीं करा है। क्यों मैं इसको रिपीट करूं कि 2 मार्क्स के एमसीक्यू की बात है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर आपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट करा है तो सर 8 टैक्स वेट कर दो। नॉट इन द फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस है सर ओआईडीआई। सर नेटफ्लिक्स के आपकी कोई एक मूवी डाउनलोड करे जो इंडिया में बैन थी लेकिन बाहर से कर ले तो उसको बोलेगा चाहे तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर, हाँ इधर आ, और इसको ना रिवर्स चार्ज में भाई तू पे कर। वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो आरसी में हमने पढ़ा था और उन दोनों को क्लब करते हुए काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। इसका सर मैंने क्वेश्चन की रिवीजन वीडियो मैंने डाल रखा है सेपरेट, तो प्लीज वो जाके जरूर देखिएगा। वरना यहाँ पे तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही हूँ, लेकिन सेपरेट वीडियो बना रखा है क्वेश्चन का तो बहुत अच्छा बनाया वो। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई। सर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? सेक्शन 1C में रीड विद स्केड्यूल 1 अब आके स्टार्टेड हो गया आपका। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की बात करी जा रही है, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। चलो आते 4-4 मार्क्स के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। दोबारा सर केस स्टडी आती है, केस स्टडी आते 4-4 मार्क्स की, ध्यान से देखना। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। सर परमानेंट ट्रांसफर कर दिया सर, क्या डिस्पोजल कर दिया क्या? लेकिन सर बिजनेस एसेट को दे दिया। बिजनेस एसेट जिसपे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था। सर इसमें कंडीशन दे रखी है। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी बच्चों, यही बात तो है यहाँ पे देखने की। सर आपने कंसिडरेशन नहीं लिया, सामने से आपने क्या बोला? सर मैं ना आपको बिजनेस धंधा बेच देता हूँ, मैंने धंधा बिजनेस बेच दिया, मैंने आपसे पैसे भी नहीं ले, लेकिन जो असेट उसमें रखे हुए थे, जो फर्नीचर रखे हुए थे, उस पर मैंने आईटीसी ले रखा था। अगर आईटीसी ले रखा था और परमानेंट ट्रांसफर करे तो वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये आता है, सर हमने कंसिडरेशन चार्ज करा तो उस कंसिडरेशन पे आप दे दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कंसिडरेशन चार्ज करा था इसलिए मैंने कंसिडरेशन में दिया। मैंने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया था तो इसके 2 केस है। क्या आपने आईटीसी लिया था? हाँ मैंने आईटीसी लिया था तो जीएसटी भी पे करो। आईटीसी लिया था तो जीएसटी पे करो। आईटीसी नहीं लिया था विदाउट कंसिडरेशन सेल करो। आईटीसी नहीं लिया था विदाउट कंसिडरेशन सेल करो, तब आप एग्जेम्प्ट हो। यहाँ पे आईटीसी वर्ड का ध्यान रखना और क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। सप्लाई बिटवीन अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी मैं सही बात कर रहा हूँ। रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन और दूसरे रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन सर अगर देता तो सर्विस आप मान लेंगे? हाँ जी सर मान लेंगे। क्या? डीम्ड सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया सर? गिफ्ट दिया। सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो सर क्या मानेंगे? क्या मानेंगे सर? हम उसको भी सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर ने प्लान, लेकिन अगर वो गिफ्ट की वैल्यू लेस देन 50,000 है, लेस देन और इक्वल टू 50,000 है तो नॉट ए सप्लाई। मेरा एमसीक्यू आपसे आता है भाई और बहन ध्यान से समझिएगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया 1 लाख का, लेकिन 50,000 रुपए वापस ले लिया, उसकी सैलरी में काट लिया, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? बताओ सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम नेट देखेंगे। 1 लाख का बेशक से गिफ्ट दिया हो लेकिन 50,000 तो वापस ले लिए। 1 लाख का गिफ्ट दिया, 50,000 तो वापस ले लिया, 50,000 नेट में तो नॉट ए सप्लाई और एमसीक्यू 2 मार्क्स का आ गया।
तो ध्यान रखना, ठीक है। सप्लाई बिटवीन अ प्रिंसिपल और एजेंट, ओए होए ये क्वेश्चन तो मतलब आए दिन टपकता रहता है। डीम्ड सप्लाई सर, डीम्ड सप्लाई मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डीम्ड सप्लाई सर, मैं तो कई सारे क्वेश्चन पढ़े थे, किसी में था किसी में नहीं था, तो मैं हूं ना। डीम्ड सप्लाई सप्लाई गुड्स, एजेंट सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम, इन हिज ओन नेम मतलब इन हिज ओन नेम। अगर एजेंट ने अपने नाम का बोला मैं बिल देगा, मैं खुद आके बिल देगा सर, मैं अपने नाम का बिल देगा आपको, थर्ड पर्सन जो है मैं अपने नाम का बिल दूंगा, तो सर प्रिंसिपल ने अगर आपको गुड्स अगर भेजा ना एजेंट को, मेरे को भेजा है, मतलब मेरे मालिक आईसीआई ने मेरे को गुड्स भेजा, फ्री में भेजा था, फिर मैं अपने बच्चों को पैसे ले लेके अपने नाम का बिल ले लेके ठोक रहा हूं, तो क्या हुआ, तो वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ये डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एजेंट ने अपने नाम का बिल नहीं दिया तो कोई सप्लाई नहीं है, डीम्ड सप्लाई नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल के नाम का बिल अगर भेज रहा है थर्ड पर्सन को, प्रिंसिपल के नाम का थर्ड पर्सन को बिल भेज रहा है, तो वो उनके बीच में पैसे ही सप्लाई। एजेंट क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस वार्तालाप करा रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो सप्लाई में डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन अगर एजेंट अपने नाम का बिल दे रहा है तो सब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बेशक से विदाउट कंसिडरेशन हो, मतलब बेशक से विदाउट कंसिडरेशन तुमने कुछ ना लिया तब भी वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो तो प्लीज जाके देखना अगर नहीं समझ में आता है तो। ये थर्ड पर्सन एजेंट रिसीव्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड रिसीव इनवॉइस इन हिज ओन नेम। अब की बार मैंने क्या करा, अब की बार मैंने ना एजेंट ने, मैंने कुछ बेचा नहीं, मैंने ना क्या करा सर, प्रिंसिपल ने मेरे को बोला सुन 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 सुन, मैंने बोला सुना 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 सुना, तू मुंबई में है मेरे भाई एजेंट, सुन मेरे को ना गुड्स की जरूरत है, तू अपने बिहाफ पे गुड्स रख ले अपने वेयर हाउस में, मैं तेरे से मंगा लूंगा बाद में। एजेंट ने बोला ठीक है सर, मैं ना अपने नाम का बिल ले लेता हूँ, रिसीव इनवॉइस हिज ओन नेम, उसने अपने नाम का बिल ले लिया। तो जो वो सप्लाई एजेंट करेगा ना प्रिंसिपल को, तो वो क्या माना जाएगा, वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एजेंट फिर प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा तो वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, बेशक से कंसिडरेशन चार्ज मत भी करो तब भी नहीं। मतलब एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस इशू किया तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डीम्ड सप्लाई हुआ, बेशक से कंसिडरेशन विदाउट जीरो है, जीरो कंसिडरेशन है तब भी डीम्ड सप्लाई। एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस रिसीव किया और एजेंट ने जीरो कंसिडरेशन प्रिंसिपल को भेजा, तब भी वो डीम्ड सप्लाई है। मतलब एजेंट ने अपने नाम का इशू किया तो एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में विदाउट कंसिडरेशन है तब भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एजेंट ने टैक्स इनवॉइस इशू रिसीव किया अपने नाम का, तो एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच का भी जो होगा विदाउट कंसिडरेशन अगर सप्लाई हुआ तो भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। स्वाहा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ओए होए सर अभी तो पढ़ा सर सर्विस के बारे में, आप बहुत बोल रहे थे और आप सुन भी रहे थे। रिलेटेड पर्सन, पर्सन आउट ऑफ इंडिया, पर्सन इन इंडिया, पर्सन आउट ऑफ इंडिया, पर्सन इन इंडिया, सप्लाई सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, यहां सर्विसेज की बात हो रही है। अगेन एमसीक्यू, एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू, मतलब मैंने आपके मास्टर जी ने आपको कई एग्जांपल बताए थे सर, सारे सर्विसेज के बताए थे, कभी कोई गुड्स का बताया और एमसीक्यू टपक गया गुड्स का। रिलेटेड पर्सन ने पर्सन इन इंडिया को गुड्स भेज दिया विदाउट कंसिडरेशन, खिलौना भेज दिया बेटा, खिलौना भेज दिया, लैपटॉप भेज दिया लैपटॉप, तो क्या हुआ, विदाउट कंसिडरेशन था, गुड्स था, तो स्केड्यूल 1 में नहीं आता। सर्विसेज वर्ड यूज हुआ है यहाँ, सर्विसेज एमसीक्यू बेटा, पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, पर्सन इन इंडिया है, सप्लाई हुई है सर्विसेज। मान लो कि सर वो क्या है सर, एडवोकेट, एडवोकेट की सर्विस थी, आउट ऑफ इंडिया, पर्सन इन इंडिया, रिलेटेड पर्सन थे, सप्लाई सर्विस था, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एक और वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हम क्या मानेंगे, सप्लाई, डीम्ड सप्लाई। लेकिन उसने कोई वीडियो भेज दिया, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा संगी संबंधी वहां पे रहता था, यहाँ पे कुछ वीडियो बैन थी, उसने वीपीएन से भेज दिया मेरी हेल्प करने के लिए, तो क्या हुआ सर, यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, नहीं सर वो वीडियो का कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सो क्या हुआ सर, वो सब सर डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, सर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को सर विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बात हो रही है सर्विसेज की, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बात हो रही है सर्विसेज की, लेकिन कंसिडरेशन देकर हमने मांगा तो सप्लाई। बात ध्यान से, हमने इंपोर्ट करा सर्विसेज, हमने इंपोर्ट किया सर्विसेज, सर कैसे, विद कंसिडरेशन, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस हो या नहीं हो हम सप्लाई मानेंगे, विदाउट कंसिडरेशन। अब बात करते हैं विदाउट, मैं गरीब इंसान सर, मैं गरीब, मेरे को पास कुछ पैसा ही नहीं है, मैंने करा, लेकिन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस, मतलब मेरे जो रिलेटेड पर्सन थे ना, जो रिलेटेड पर्सन थे, डिस्टिंक्ट पर्सन, उनसे क्या
इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन करा है तो सप्लाई। रिलेटेड पर्सन से आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करा है विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन इट सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट नॉट अ सप्लाई। एमसीक्यू याद रखिएगा, 4 मार्क्स का केस स्टडी याद रखिएगा, फोर्स डाल रहा हूं क्योंकि आता है एक बार और। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन किसके साथ हुआ है ये संबंध? रचा है रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन। सर किस लिए रचा था ये संबंध? सर फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए रचा था ये, तो इसको सप्लाई मानेंगे। लेकिन अदर केस था, मौज मस्ती करनी थी, तो नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं हम। यह स्केड्यूल 2 पे बढ़ चुके हैं भाई और बहनों। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रीड विद स्केड्यूल 2। मतलब लोगों को ना एक्चुअली कंफ्यूजन हो रही थी। क्या कंफ्यूजन हो रही थी? इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने। ऐसा क्यों सर? कुछ भी मान लेता, जीएसटी रेट क्या था अलग था? नहीं सर, प्लेस ऑफ सप्लाई से थोड़ा बहुत चीजें डिफरेंस हो रही थी और कई सारे डिस्प्यूटेड खड़े हो रहे थे, तो वो फ्यूचर डिस्प्यूट को ना रिजॉल्व करने के लिए स्केड्यूल 2 आया। ठीक है, ये तो हो गया प्रैक्टिकल। हमारे प्रैक्टिकल का क्या मतलब? हमारे पेपर में क्वेश्चन ही भगवान होता है, इसीलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है, एक्टिविटी ट्रांजेक्शन कैसा? ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या? टाइटल इन गुड्स। अगर टाइटल बेच रहे हो गुड्स का ही, ये सर इसका टाइटल ही बेच दिया, तो ये क्या है? गुड्स है सर, ये दिख रहा है, टाइटल दे दिया मैंने इसका। टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी सेल पास एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में पास होगी तब भी गुड्स मानेंगे। राइट अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन दैम, मतलब राइट दे दिया सर, राइट दिया, राइट। इस पेन को यूज कर लेना, इस घड़ी को यूज कर लेना 2 दिन के लिए, इस घड़ी को पेपर के लिए मैंने बोला सर यूज कर लेना 2 दिन के लिए, मैंने राइट दिया है 2 दिन के लिए, क्योंकि पेपर था वो बोल रहा था 100 रुपए की घड़ी नहीं ले सकता भैया, आप दे दो 10 रुपए में, मैं एक पेपर देख लेंगे बाद में ले दूंगा आपको। मैंने बोला ले जा, राइट दे दिया, राइट। तो क्या हुआ सर? ये सर्विसेज हो गया। ठीक है, अगला सर बहुत इंपॉर्टेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। सर्विसेज डेफिनेशन में लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, कमर्शियल होली और पार्टली, कैसे भी ले जाओ सर सर्विस में आएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैंने बोला सर ये गुड्स मैंने ले लिया, इसने बोला सर खराब है सर, इसमें ना बैटरी बदलनी थी सर, बैटरी इसमें बैटरी डालनी थी। मैंने बोला बैटरी क्या है? बैटरी तो बोलेगा मेरे को डालने का पैसे दे रहा है, वो बोल रहा बैटरी मैं भाई सब दे रहा हूँ तेरे को, तो कुछ नहीं करना, बस ये जो गुड्स दे रहा हूँ ना इस पे भाई मेरे को नहीं पता, ये ना पूरा सील्ड कवर है, मेरे को लगाने नहीं आ रहा बैटरी। आजकल के मोबाइल आ रहे हैं ना सर, आप बैटरी तो खरीद लेते हो लेकिन अब तो पूरा सील्ड है, निकालोगे कैसे कवर इसका? नहीं निकाल पाते। तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिसमें गुड्स वो दिया जाता है सामने वाले पार्टी द्वारा, ठीक है, और ओनली आप सर्विस अप्लाई करते हो इसके अंदर, तो वो होता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। सर्विस की डेफिनेशन में गुड्स फॉर्मिंग ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अभी तो हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा ही करी थी, ठीक है, वो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स से, याद रखना। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट ट्रांसफर डिस्पोज बाय और अंडर डायरेक्शन पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस नो लॉन्गर टू फॉर्म, सर गुड्स आएगा, गुड्स ट्रांसफर। गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर अ बिजनेस or put to use private or are made available to any person, are made available समझ रहे हो? थोड़े टाइम के लिए दीजिए फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय अंडर डायरेक्शन। सर्विसेज बहुत इजी सर। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन एसेट, आपने एसेट दे दिया सप्लाई, ये पढ़ लेना, ज्यादा कोई खास नहीं है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ज्यादा है नहीं। सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, सर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन में तो सर हमारे वो भी लगता है ब्रिक्स। सर अगर आपने होल में मतलब होलसेल में आपने दे दिया, मैंने बोला सर एक कॉन्ट्रैक्ट आया सर कंस्ट्रक्शन का, उसमें सर सरिया यूज होना है, ठीक है, ईंट लगनी है, रोड़ी लगना है, पत्थर लगना है, वो सब मैं उस दे रहा हूँ अपने सर्विस पे, तो भी वो सर्विस माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड में आपने कंस्ट्रक्शन का धंधा स्टार्ट करा, उस धंधे में आपने कोट करा सर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में सर आपने बोला सर हम गुड्स भी आप ही को देंगे। गुड्स में क्या था, ईंट थे, रोड़ी था, सरिया था, पूरा बिल्डिंग बना के देंगे सर्विस में, तो वो सर्विस में आएगा। ये नहीं माना जाएगा कि ईंट का अलग है तो गुड्स डिफाइन करो, सर्विस डिफाइन करो, ऐसा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स में उसको सर्विस माना गया, अनलेस वो आपको क्या करें, डिवाइड करके ना दे। डिवाइड मतलब करके दे के मतलब कि वो बोलेगा सर अपना 10 लाख रुपए फीस है ना, 4 लाख रुपए का ईंट है, ठीक है, इसका आप या तो ईंट मेरे को ला के दे दो, मैं बना के दे दूंगा,
तो 6 लाख सर्विस के, 4 लाख गुड्स के, तो वो चीज अलग है, ठीक है। अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं धीरे धीरे। इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ completion of certificate or after its first occupation whichever is earlier, ये सब बेकार था। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट टेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विसेज ये आता है। डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग ये सब सर्विसेज में आता है। अग्री ऑब्लिगेशन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ट्रांसफर और राइट ऑफ एनी गुड, ट्रांसफर राइट कर दिया कोई नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉलोइंग कंपोजिशन सप्लाई क्या माना जाता है, सर्विसेज माना जाता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास एक गुड्स आया ठीक होने के लिए, आपने इस पे रिपेयर करके 2 नट लगा दिए, क्या मैं इसको गुड्स मान के आइडेंटिफाई करूं अलग से? सर इसके पेंच अलग से निकले हुए थे अंदर, मेरे को दिखेंगे भी नहीं, इसके अंदर 2 पेंच लगे होंगे कहीं ना कहीं, तो 2 पेंच यहाँ पे अंदर यहाँ पे लगे होंगे, वो पेंच इन्होंने निकाल के लगा दिए। क्या अब मैं गुड्स और सर्विस अलग करता फिरूं? नहीं। डिपार्टमेंट ने बोला, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला सुनो मेरी बात, ये छोटे मोटे जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आप गुड्स लगा रहे हो, सर मेहरबानी आप इसको सर्विस की तरह ट्रीट करो, कोई डिस्प्यूट मत लो इसका। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस की तरह माना गया है, ठीक है। अगर छोटा मोटा गुड्स भी अगर आपने उसमें सप्लाई करा हुआ है और आपका एक सिंगल प्राइस के लिए आपका एग्रीमेंट था, मतलब कि आपने बोला सर 150 रुपए का ये एग्रीमेंट है, पूरा ठीक करके दूंगा, इसमें छोटा मोटा गुड्स लगा दिया, छोटा मोटा पार्ट्स खराब तो वो लगा दिया, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट था, सर उसको आप सर्विस मानेंगे, ठीक है। अनलेस आप उस गुड्स की वैल्यू अलग से आप चार्ज ना कर रहे हो। ध्यान समझना, क्वेश्चन आते हैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ बच्चों प्लीज, ठीक। जैसे ये बोल रहा था मेरा मोबाइल चल नहीं रहा था, मैंने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं चालू करके दे दूंगा। मैंने बोला 150 रुपए लूंगा, अगर बैटरी खराब हुई तो 50 एक्स्ट्रा, बैटरी खराब हुई तो 50 एक्स्ट्रा, तो बैटरी क्या है गुड्स का अलग से वैल्यू मैंने बता देता तो वो 50 रुपए तो थे। 150 रुपए मैंने कुछ छोटे मोटे नट बोल्ट भी सप्लाई कर दे तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, वो सर्विस माना जाएगा। और जो बैटरी था जिसके लिए अलग बिल चार्ज करा या अलग से कॉलम में लिखा है वो गुड्स माना जाएगा। तो बच्चों प्लीज ये गलती मत करना। सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन और एनी ड्रिंक, मतलब सिंपली वर्ड में आपने कोका कोला और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन आप सर्व करो तो उसको ही बोल दिया गया सर आप ना कंपोजिट सप्लाई में अगर सर्व करो तो उसको सर्विस मान लेना, अनलेस अदरवाइज अपने सर्विस का बिल अलग से नहीं दे रहे हो तो, ठीक है, तो उसको सर्विस मान लिया जाएगा। बहुत इजी। फूड बेवरेज की बात हो रही थी ऊपर वाले में, ठीक है। नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो ध्यान से देना, इसमें से ना 1-2 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो फटाफट से करेंगे रिवाइज, लेकिन 1-2 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो ध्यान से सुनना। नॉट सप्लाइड अंडर जीएसटी, सप्लाई नहीं मानते हैं अंडर जीएसटी, ठीक है। एक मिनट मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा था ना, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं मजदूर बेटा, मैंने कोई सर्विस दिया है, अब मेरे से जीएसटी नहीं ले सकते। एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है सर, वो जीएसटी के प्रोविजन में नहीं आता। डायरेक्टर, सर डायरेक्टर अलग प्रोविजन है, उसको आरसीएम में देखना, ठीक है। यह नॉर्मल एम्प्लॉय की बात हो रही है, और वो भी डायरेक्टर किसका टीडीएस 194J में करता है। किसमें सर? 194J में अगर टीडीएस कट रहा है किसी डायरेक्टर का तो वो माना जाता है प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, और आरसीएम में कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, वो एक्सेप्शनल है, और वो हमने बात करी है, उसका भी क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू में अब आएंगे, तो ध्यान रहिएगा। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया सर नहीं लगेगा, नॉट अ सप्लाई, लेकिन अगर डायरेक्टर है 194J में टीडीएस कट रहा है सर, प्रोफेशनल माना जाता है, आरसीएम में टीडीएस वो जीएसटी पे करना होगा, स्वाहा। सर्विस बाय एन कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ टाइमिंग फॉर इन फोर्स, सर नहीं माना जाएगा। ट्रिब्यूनल से सर्विस दे रहा, केस रिजॉल्व की, सर उससे क्या जीएसटी लोगे? बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड सर्विस के बारे में बताया गया, तो प्लीज वो पार्लियामेंट वर्ड देखती है, आप क्या बोलोगे? सर नहीं है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, चीजें बारे में बोल रखा है पार्लियामेंट से रिलेटेड। पर ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयर पर्सन, ध्यान से सुनना, और अ मेंबर ऑफ डायरेक्टर अ बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सर? किसी मेंबर ने, डायरेक्टर ने, यहाँ पे डायरेक्टर इसलिए अलग से बोला है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट डीम्ड टू एन एज एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। मतलब क्या हुआ सर, जो डायरेक्टर और मेंबर का मैंने बताया था आरसीएम में पे करना होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के में उसको भी एग्जाम कर लिया, मतलब डायरेक्टर ने 194J में टीडीएस करना चाहिए था, लेकिन वो जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती, नॉट अ सप्लाई, बात खत्म। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं लिखा तो सर नहीं आएगा। फ्यूनरल बेटा वो छोड़ के जा रहे हैं, क्या सर? पूरा भारत देश सब छोड़ के जा रहा है सर, फ्यूनरल, बुरियल, और वो सेरेमनी, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मोट, मेरी अंग्रेजी है ना थोड़ी बहुत है, तो फ्यूनरल की सर्विस बेटा दे रहा है, फ्यूनरल की सर्विस, मतलब वो अब जो है इंसान वो पूरी धरती छोड़ के जा रहा है, उसके रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं, तो बेटा अंतिम संस्कार हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या सर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग।
सिंपली क्या, जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम नहीं है जीएसटी। एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई नहीं चैनल को सब्सक्राइब करता है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। सर चाइना से जापान में गुड्स जा रहा है, अभी जीएसटी ले लो, जीएसटी डिपार्टमेंट को बोलो जीएसटी ले लो। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है, क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूँ। चाइना से जापान में जा रहा है, अमेरिका से स्विट्जरलैंड जा रहा है, इंडिया में गुड्स नहीं आया तो जीएसटी का सवाल नहीं उठता, ठीक है। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सर होम कंजम्पशन के लिए अभी तक होम कंजम्पशन फाइल नहीं हुआ। सर हमने कस्टमर में एक बात करी थी, जब हम होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हैं तो उस समय एक वैल्यूएशन रूल आता है। वैल्यूएशन रूल में क्या होता है सर, जो हायर अमाउंट होता है ना, हाईएस्ट अमाउंट, उस पर जीएसटी ऑलरेडी चार्ज हो जाता है। मतलब अगर वो अपने वेयर हाउस में लिख रखा, मैंने 100 रुपये कुछ किसी को और को भेज दिया, वेयर हाउस के अंदर ही रखा हुआ है, तो सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो लैंड में जब सेल होता है ना, जब एंड में जब होम कंजम्पशन के लिए निकालते हैं तो उसमें देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या थी। जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे ही आप जीएसटी ले रहे हैं, तो सर काय का जीएसटी अभी से लेना स्टार्ट करेंगे, खेल खेलेंगे, एक ही बार में हाईएस्ट वैल्यू पे ले रहे हैं। और हमने कस्टमर अच्छे से बात करी डिटेल में। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय द इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन। स्वाहा, मतलब क्या वही है, गुड्स आया नहीं अभी तक होम कंजप्शन के लिए, वेयर हाउस के लिए भी नहीं आया, उससे पहले ही गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, बेचना बूचना हो रहा है, नहीं मानेंगे। होम कंजप्शन के लिए अभी तक क्लियर नहीं कराया, वेयर हाउस में गुड्स डाल दे, उसमें भी आदान प्रदान सेल बेचना हो रहा है, तो क्या वो जीएसटी के सप्लाई माना जाएगा? सर नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। स्टेप्स टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिविटी अंडरटेकन इज ए सप्लाई ओनर। बहुत बढ़िया चार्ट, बेहतरीन चार्ट, मतलब ये चार्ट देख लेना। इज द एक्टिविटी ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग, जो डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स और ट्रांसफर गुड सर्विस सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजेबल। नहीं है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजेबल नहीं है तो सीधा एक्टिविटी नॉट अ सप्लाई। और तो आपने सारा चीज कवर कर लिया तो क्या ही बोलूं। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल आपने सब कवर कर लिया। इसके अलावा भी कुछ और रह गया? नहीं रहा, तो नॉट अ सप्लाई, ठीक है। अगर रह गया होगा तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। यस, ऊपर की डेफिनेशन में आता है, मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल में आता है। हाँ, इज इट फॉर कंसिडरेशन, पहले ही करते हैं। यस, इज इट फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस? यस, इज इन एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और इन सेक्शन? यस, तो नॉट अ सप्लाई। मतलब क्या हुआ सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर हमने कुछ एक्टिविटीज पढ़ी थी ना अभी स्केड्यूल में, जिसको हम कभी सप्लाई मानते नहीं है। मतलब कि अगर वो डेफिनेशन में आता है सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन है, फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो, लेकिन अगर स्केड्यूल में डिफाइन कर रखा है स्पेशली कि हम उसको नहीं मानेंगे, मतलब फ्यूनरल की सर्विसेज था, कुछ भी हमने कंसिडरेशन चार्ज कर रखा हो, तो क्या वो स्केड्यूल में डिफाइन था, इसलिए हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। स्केड्यूल में जो चीज आ गई तो आ गई। इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? यस। उसके बाद एक इज इट कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? यस था, ठीक है। और स्केड्यूल में आता है सर नहीं, तो एक्टिविटी से सप्लाई, मतलब स्पेसिफिकली स्केड्यूल से नहीं हटाया तो उसको सप्लाई माना जाएगा। दोबारा डेफिनेशन में आ रहा है, हाँ कंसिडरेशन के लिए है, हाँ जी सर। इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? सर हो गया इसके दोनों पार्ट। नो, मतलब कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा। इट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस? इट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, यस। तो फिर यहाँ पे दोबारा आ जाओ। अगर स्केड्यूल 3 में दे रखा है तो सर क्या मानेंगे उसको? नॉट अ सप्लाई। अगर स्केड्यूल 3 में दे रखा है नॉट अ सप्लाई, अगर नो तो एक्टिविटी से सप्लाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? नो। इज इट एक्टिविटी अंडर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1? शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा था कुछ एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन होती है, तो यस। अगर इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है और शेड्यूल 3 में नहीं आ रखा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिविटी सप्लाई। अगर नहीं तो उसको एक्टिविटी को मानेंगे नहीं, सप्लाई। तो ये एक बार आप देख लेना चैट आप। हाँ, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सर क्या होता है? सर सिंपली सर कंपोजिट सर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर जो गुड्स होते हैं जो एक ही पैकेज में आ रहे हैं एंड दे आर नेचुरली बंडल्ड। मतलब क्या है? नेचुरली बंडल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए घड़ी, ये डिजिटल वॉच है, इसके साथ ना चार्जर दिया है, इन्होंने चार्जर दिया है, तो क्या हुआ सर? ये नेचुरली बंडल्ड है, तो इसको बोलेंगे सर कंपोजिट सप्लाई। जबकि मिक्स सप्लाई होता है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई, 2 और मोर सप्लाई जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है।
जो कि नेचुरली बंडल नहीं है। जैसे आपके ऊपर फोटो में देख रहे होंगे कहीं टॉफी भी है, लेस भी है, कुरकुरे है, जो भी है, इन कंजक्शन विच इच अदर, ये एक दूसरे के साथ ही यूज किया जा सकता है। मतलब जो चार्जर है उसको आपको घड़ी में लगाना ही होगा ताकि चार्जर तो। और मिक्स सप्लाई में क्या है, ये इंडिपेंडेंटली भी बेची जा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी इनका वजूद है। आप लेस भी 5 रुपए का खरीदते हैं, टॉफी भी 1-1, 2-2 रुपए की खरीदते हैं अलग से, ठीक है। इनमें से ना जो कंपोजिट सप्लाई होता है एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। सर मोबाइल फोन हमारे केस में प्रिंसिपल सप्लाई है। टैक्स लायबिलिटी और मिक्स सप्लाई में अगर हम बात करें तो सर इंडिपेंडेंटली हमने बात करा, और टैक्स लायबिलिटी की बात करें मिक्स सप्लाई में तो हाईएस्ट रेट लगता है जो गुड्स का, जो आपने बंडल बनाया ना कई सारे गुड्स का, तो जिसमें हाईएस्ट रेट होगा वो लगेगा। जबकि हम कंपोजिट सप्लाई में बात करें तो टैक्स जो रेट लगता है वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग लगता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, चार्जर सप्लाई अलॉन्ग विद मोबाइल फोन्स, और मिक्स सप्लाई में वही गिफ्ट पैक जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा सर एक चीज और है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ तो यार प्लीज शेयर करो। थैंक यू सो मच।